बड़ी खबरों के साथ करेंगे। पहली बड़ी खबर यूपी की सियासत से जुड़ी हुई है, जहां एक बार फिर से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितिन प्रसाद ने भाजपा का दामन थाम लिया है। दूसरी बड़ी खबर आगरा पारस अस्पताल कांड की, जिस पर आपके चैनल एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ और प्रशासन ने अस्पताल पर ताला लटका दिया। तो तीसरी बड़ी खबर सहारनपुर से है, जहां 40 साल पुराना हैंडपंप प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बन गया है। चौथी बड़ी खबर पिथौरागढ़ से, जहां सरयू नदी में नहाने गए 8 बच्चों में से 5 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। तो पांचवी बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां निशातगंज की पहली गली में 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से एक परिवार फंस गया। साथ ही काला धुआं लोगों की परेशानी का सबब बन गया। बात करेंगे सिद्धार्थनगर की, जहां चुनावी रंजिश को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। पूर्व प्रधान और मौजूदा प्रधान के समर्थकों के बीच कहासुनी के बाद लाठी डंडे चले। ये पूरा मामला दहला गांव का है। अब मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। खबर लखनऊ से, जहां मलिहाबाद में आशा बहुओं का हंगामा देखने को मिला। बकाया वेतन की मांग को लेकर हंगामा किया गया। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से हाथापाई हो गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आशा बहुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। तो ये लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां मलिहाबाद में आशा बहुओं ने जमकर हंगामा किया है। अपना बकाया वेतन की मांग को लेकर आशा बहू पहुंची हुई हैं और हंगामा कर रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से उनकी हाथापाई भी हो गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आशा बहुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। मांग है कि उनका जो बकाया वेतन है वो जल्द से जल्द क्लियर कर दिया जाए, यानी जल्द से जल्द उन्हें दे दिया जाए। उधर सहारनपुर के बेहट कस्बे में हैंडपंप उखाड़ना प्रशासन के लिए जी का जंजाल बन गया है। हालत यह है कि हैंडपंप को लेकर सियासत चरम पर है और अब ये मामला 2 पक्षों के बीच संघर्ष की वजह भी बन सकता है। दरअसल बेहट कस्बे के मोहल्ला मनिहारान में करीब 40 साल पुराना एक सरकारी हैंडपंप लगा हुआ था, जिसे एक दुकानदार की शिकायत पर स्थानीय प्रशासन ने उखड़वा दिया, जिसके बाद कांग्रेस और सपा के नेताओं ने इसके खिलाफ धरना दिया और 7 जून को हैंडपंप को प्रशासन ने फिर से लगवा दिया। लेकिन इसके बाद बजरंग दल समेत हिंदू संगठनों ने हैंडपंप लगवाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और एसडीएम को ज्ञापन सौंप दिया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर हैंडपंप लगा तो ये आंदोलन कर देंगे। वहीं 7 जून को बजरंग दल के प्रदर्शन के बाद भीम आर्मी भी इस लड़ाई में कूद पड़ी और उसके कार्यकर्ता हैंडपंप लगाने की मांग के साथ धरने पर बैठ गए। ये ड्रामा चल ही रहा था कि हैंडपंप हटाने की मांग करने वाले दुकान के मालिक ने पंडित मुरारी झा ने वीडियो कॉल के जरिए पलायन की धमकी दे दी। वहीं इसके बाद 8 जून को जब कांग्रेस नेताओं ने देखा कि उनकी मांग प्रशासन ने पूरी नहीं की, तो फिर ये धरना देने के लिए मौके पर पहुंच गए। हालांकि इस दौरान पुलिस मुस्तैद थी, जिसने कांग्रेस के 2 नेताओं को मौके से हिरासत में ले लिया। लेकिन बावजूद इसके मामला शांत नहीं हो पाया है और अब ये हैंडपंप सहारनपुर जिला प्रशासन के लिए गले की हड्डी साबित हो रहा है। बेहट के माननीय विधायक और सदर के माननीय विधायक और उनके कुछ समर्थक धरना प्रदर्शन के लिए उस पॉइंट पे जा रहे थे और सूचना मिलते ही बेहट पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। रास्ते से ही गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके यहाँ पे पुलिस लाइन सहारनपुर ले आई है। पुलिस लाइन में उनको डिटेन करके इसके बाद एडीएम प्रशासन के आदेश के क्रम में उनको व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा किया गया है और पकड़ के संबंध में एडीएम प्रशासन और पुलिस अधीक्षक देहात द्वारा इसका वहाँ पे जांच पड़ताल की जा रही है। कोरोना के कमजोर पड़ते ही फिर से माफियाओं की शामत आ गई है। मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की जमीन को जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क सीज कर दिया है। ये जमीन दक्षिण टोला के दसई पोखरा के पास थी। मुख्तार अंसारी ने अपनी अवैध काली कमाई की मदद से प्रॉपर्टी खरीदी थी। मुख्तार के गुर्गों ने साल 2016 में ठाकुर जी की धार्मिक संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद इस जमीन के लिए स्थानीय समाजसेवी उदयलाल गांधी ने डीएम ऑफिस पर इसके खिलाफ महीनों धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उस वक्त के डीएम ने जमीन पर चल रहा अवैध निर्माण रुकवा दिया था। बाद में जानकारी मिली कि निर्माण अंसारी पब्लिक स्कूल के नाम से चल रहा था। वहीं मुख्तार अंसारी और उसके परिवार पर एक दलित की जमीन कब्जा करने का भी आरोप लगा, जो कि उसने एसबीआई
दवाई गोदाम बनाने के लिए खरीदी थी। 2020 में जमीन की जांच हुई तो मामला सामने आया, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर उसे तोड़ दिया और जमीन को मुख्तार अंसारी के कब्जे से छुड़ा लिया। इस तरह से मुख्तार अंसारी की करीब 24 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क कर अपने कब्जे में ले लिया है। जाहिर है कि जेल में बंद मुख्तार पर प्रशासन की कार्रवाई किसी चाबुक से कम नहीं। हाईवे पे एक दिन की संपत्ति थी जो इन्होंने अपने अम्मा राबिया बेगम के नाम से क्रय किया, जो बाद में उनके पुत्रों के नाम से वसीयत के आधार पे आ गई है। ये काफ़ी बड़ी संपत्ति थी। जब इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई तो इस पे कार्रवाई करने का आधार बना और हम लोग आज इस संपत्ति को कुर्क कर रहे हैं। इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 24 करोड़ रुपए है और इसमें एक धार्मिक स्थल स्थित है। उसके जो अराजी संख्या 869 में है, उसके 20/12 का जो क्षेत्र है उसको हमने छोड़ दिया है, उसको हम कुर्क नहीं कर रहे हैं। बाकी पूरा क्षेत्र कुर्क किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में हाईकोर्ट के वकील की पत्नी के अपहरण कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। रविवार को इवनिंग वॉक पर निकली हाईकोर्ट के वकील की पत्नी के अगवा होने के बाद हड़कंप मच गया था। बदमाशों ने वकील अनुराग शुक्ला की पत्नी प्रीति शुक्ला को अगवा किया था। सुशांत गोल्फ सिटी के सेलिब्रिटी ग्रॉस अपार्टमेंट में रहते हैं। बदमाशों ने प्रीति शुक्ला के फोन से 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। जिसके बाद एसटीएफ ने जांच में तेजी दिखाई और इस केस में संतोष चौबे और सूर्या को गिरफ्तार कर प्रीति शुक्ला को सकुशल बरामद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक संतोष चौबे ने अपने 8 साथियों के साथ मिलकर अपहरण की इस वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस उसके दूसरे साथियों की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि अनुराग शुक्ला करोड़ों की ठगी कर भागी कंपनी शाइन सिटी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राशिद नसीम के वकील रहे हैं, जिसका संबंध पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के साथ भी बताया जाता है। पकड़ा गया आरोपी संतोष चौबे मूल रूप से गाजीपुर के कोतवाली इलाके का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल वो पीजीआई के पास मकान किराए पर लेकर रह रहा है। लखनऊ में ये जानकारी प्राप्त हुई कि एक महिला जो स्वयं लॉयर हैं, उनके हस्बैंड भी जाने माने लॉयर हैं, वो अपने अपार्टमेंट ब्लॉक से वॉक करने के लिए शाम को लगभग 7:15 बजे बाहर निकली और उसके बाद लापता हो गई। यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि जिस समय वो लापता हुई उस समय वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और जो लास्ट कॉल था उस व्यक्ति से पता चला कि फ़ोन पर बात करते हुए उनकी वॉइस मफल हो गई थी। इसके बाद 1 करोड़ रुपए रैंसम मांगने के लिए कॉल महिला के फ़ोन से ही महिला के हस्बैंड को प्राप्त हुआ। हाई कोर्ट की अधिवक्ता प्रीति शुक्ला के सनसनीखेज किडनैपिंग केस में भीम आर्मी का कनेक्शन सामने आ रहा है। पुलिस ने जिस संतोष को गिरफ्तार किया है, बता रहे हैं कि उसके साथ जो अन्य लोग थे वो भीम आर्मी से जुड़े हुए लोग थे। ये लोग गोसाईगंज में एक गुमनाम सी जगह पर ऑफिस खोलकर वहीं अपनी आपराधिक गतिविधियों के लिए साजिशें रचते थे और उनको अंजाम देते थे। एसटीएफ और कमिश्नरेट पुलिस इस बात की छानबीन कर रही है कि इस कनेक्शन में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। फिलहाल इस अपहरण कांड ने पुलिस प्रशासन को सतर्क कर दिया है। जिस तरह से पॉश कॉलोनी सुशांत गोल्फ सिटी से महिला को किडनैप किया गया, उसके बाद 1 करोड़ रुपए रैंसम मांगी गई, उससे यह साफ है कि राजधानी में अपराधियों की जड़ें मजबूत होती जा रही हैं और पुलिस का सारा सिस्टम फेल नजर आ रहा है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। लखनऊ में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गैंग को वजीरगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के तार लखनऊ के राम मनोहर लोहिया और केजीएमयू मेडिकल कॉलेज से जुड़े बताए जा रहे हैं। आशंका जाहिर की जा रही है कि इनके लिंक विभाग में बैठे कई लोगों से हो सकते हैं। पकड़े गए आरोपी का नाम वामिक हुसैन है, जो 2012 से 2017 एमबीबीएस का स्टूडेंट था और इस वक्त वो राम मनोहर लोहिया में रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में तैनात था। पकड़े गए आरोपियों में केजीएमयू के 2 संविदा कर्मचारी इमरान सिद्दीकी और आरिफ भी शामिल थे, जबकि एक अन्य आरोपी बलबीर सिंह चिन्हट ट्रॉमा सेंटर से फार्मासिस्ट कर रहा है। इसके पास से पुलिस ने ब्लैक फंगस इंजेक्शन के साथ ही 18 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद किए। और इसमें ब्लैक फंगस पे जो इंजेक्शन है राइबोसोमल एम्फोटेरेसिन बी, इसकी कालाबाजारी का बड़ा मामला पकड़ा है, जिसमें लगभग 6 लोग पकड़े गए।
इसमें एक रेजिडेंट डॉक्टर रामनगर लोहिया हॉस्पिटल का उसको भी डिटेन किया गया है और एक PhD स्कॉलर था एम फार्मा का, उसको भी डिटेन किया गया है। साथ में अन्य 4 लोग हैं जिसमें 2 पेजिंगर के संविदा कर्मचारी भी हैं और लगभग 28 इंजेक्शन पकड़े गए हैं जो लाइकोजोमल एथोट्रिसिन B है जिसकी काफ़ी इसमें डिमांड है ब्लैक फंगस को लेकर, और लगभग 18 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी मिले हैं। साथ में 2 कारें और एक बाइक भी तोड़ की गई है। मोदी सरकार ने एक बार फिर किसानों को राहत देते हुए खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का फैसला किया है। इसका फैसला बुधवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि धान पर MSP में 72 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद 1868 रुपए प्रति क्विंटल से धान अब 1940 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। इसके साथ ही बाजरा पर MSP बढ़ाकर 2150 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2250 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। MSP पर जो लागत आती है उस पर MSP 50% मुनाफा जोड़कर घोषित होनी चाहिए। 2018 में प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय किया और तब से लेकर अब तक लगातार फसल के अनुसार यह MSP समय पर लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर बढ़ाई जाती है और उस पर किसान का जब फसल आ जाए तो खरीद की व्यवस्था भी की जा सकती है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें आपने कई देखी होंगी, लेकिन दरिंदगी की सारी हदें प्रयागराज में पार कर दी गईं, जिसकी कल्पना भर से ही किसी की भी रूह कांप सकती है। तो सोचिए उस पर क्या गुजरी होगी जिस पर ये सितम ढाए गए होंगे। वो मारते रहे, बेसहारा माफी मांगता रहा। वो डंडे बरसाते रहे, उनको बिल्कुल रहम ना आया। हम कहाँ तो दबंगों के चंगुल में फंसा ये शख्स रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन ये बेरहम तरस खाने को तैयार नहीं। बेरहमी इतनी कि ना बदन पर कपड़े छोड़े, न ही दरिंदगी में कोई कसर। लाठियों से लेकर गलियों की बौछार तक, मामूली विवाद से लेकर अत्याचार की गवाही देने वाली ये तस्वीरें प्रयागराज से सामने आई हैं, जहां ये वायरल वीडियो जिसने भी देखा वो सन्न रह गया। दरिंदगी की ये दर्द भरी तस्वीरें प्रयागराज के राजापुर कछार इलाके की बताई जा रही है, जहां मामूली विवाद पर दबंगों का कहर इस युवक पर बरपा और ज्यादती किस हद तक की गई वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इन दबंगों ने न सिर्फ लाठी डंडों से इस युवक को पीटा, बल्कि ऐसी भद्दी भद्दी गालियों से जलील किया जिन्हें आपको सुनाया भी नहीं जा सकता। इन बेरहमों ने न सिर्फ उसके कपड़े फाड़े, बल्कि उसे बेआबरू तक कर दिया और दहशत फैलाने के लिए उसका वीडियो भी वायरल कर दिया, जिसके आधार पर इन दबंगों के जुल्मों का हिसाब किताब करने के लिए पुलिस ने एक्शन लिया है। और तफ्तीश में क्या निकला वो आपको सुनाते हैं। 30 तारीख को एक विवाद हुआ था, उसी विवाद के चलते फिर आगे 4 तारीख को सहबान को तो 4 तारीख को 3 बजे के आसपास में कुछ लोगों ने उसे मारा पीटा है। इस बात की तहरीर हमें आई है, बाद में वायरल वीडियो के बेस पे हमने तहरीर लिया है। विवाद बेशक मामूली रहा हो, लेकिन इन दबंगों ने दरिंदगी में कोई कसर नहीं छोड़ी और अब इन्हीं तस्वीरों के आधार पर पुलिस ने फौरन 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तहरीर लेकर के जांच पड़ताल की जा रही है। इसमें मारपीट की घटना सामने आई है, तुरंत ही केस रजिस्टर कर लिया गया है 211/21 अंडर सेक्शन 307, 504 एंड 506 के अंतर्गत, और जांच करके संबंधित को गिरफ्तार करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दबंगों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जरूर शुरू हो गया है, लेकिन कुछ इस तरह के बेरहम लोग समाज में कलंक बनते जा रहे हैं और इंसानियत के नाम पर हैवानियत का उदाहरण पेश कर रहे हैं।
उम्मीद है इंसानियत के इन दुश्मनों पर कानून का ऐसा शिकंजा कसा जाएगा जिससे ऐसी बेरहमी करना तो दूर बल्कि ख्याल भी मन में न लाए। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। और इस वक्त एक बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां मुख्यमंत्री आवास पर बड़ी बैठक की तैयारी है। थोड़ी देर में सीएम आवास पर बैठक होगी। संगठन महामंत्री सुनील बंसल इस बैठक में शामिल होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो अब से थोड़ी ही देर में सीएम आवास पर यह बैठक होने वाली है। संगठन महामंत्री सुनील बंसल इस बैठक में शामिल होंगे। और ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, ये जो बैठक होने वाली है इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, किस विषय पर ये बैठक होने जा रही है? देखिए, मुख्यमंत्री आवास पर 4 बजे ये बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन इस बैठक को टाला गया और टालने की वजह है कि सुनील बंसल वाराणसी में बैठक कर रहे थे कुछ अपने जो क्षेत्रीय नेता हैं उनके साथ, संगठन के लोगों के साथ, वहां के पदाधिकारियों के साथ, वहां के विधायकों के साथ। लेकिन खबर यह है कि हेलीकॉप्टर से लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं सुनील बंसल। आनन फानन में उन्हें लखनऊ बुलाया जा रहा है और हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से उड़ चुके हैं, लखनऊ पहुंचने वाले हैं कुछ देर में। और इस समय मैं भारतीय जनता पार्टी के इस हेडक्वार्टर पर खड़ा हूं। यहां आने के बाद, एयरपोर्ट से यहां आने के बाद स्वतंत्र देव सिंह अपने घर पर इंतजार कर रहे हैं सुनील बंसल का कि सुनील बंसल जब भारतीय जनता पार्टी के इस मुख्यालय में पहुंचेंगे। यहीं रहते हैं, जो फर्स्ट फ्लोर है इसी फ्लोर पर सुनील बंसल रहते भी हैं। और जब आएंगे और उसके बाद से फ्रेश होने के बाद सुनील बंसल स्वतंत्र देव सिंह के साथ मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी। योगी आदित्यनाथ के साथ जितिन प्रसाद के शामिल होने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है, सियासत गरमा गई है। आनन फानन में स्वतंत्र देव सिंह को भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लखनऊ बुलाया गया है। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। अब से 4 घंटे पहले वो लखनऊ पहुंचे हैं। लखनऊ आवास पर स्वतंत्र देव सिंह इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 4 बजे से पहले सुनील बंसल को वाराणसी से लखनऊ पहुंचना था। 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक थी, लेकिन संगठन की जिला पंचायत की बैठक बहुत देर तक चली वाराणसी में। उसके बाद से हेलीकॉप्टर से सुनील बंसल को लखनऊ बुलाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से आने के साथ ही सबसे पहले वो भारतीय जनता पार्टी के अपने इस दफ्तर पहुंचेंगे। यहीं वो रहते भी हैं। यहां से फ्रेश होने के बाद मुख्यमंत्री आवास पर उनकी बैठक होगी। बड़ी बैठक है, अहम बैठक है। यूपी की सियासत गरमा रही है, यूपी की सियासत बदल रही है। यूपी की बदलती हुई सियासत पर आज की ये अहम बैठक होनी है, जिसमें सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह और मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, ये अहम बैठक होने जा रही है। वीरेश, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लगातार इस बैठक के लिए हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। देश में कोरोना का असर कम होने के बाद सरकार ने कोरोना कर्फ्यू में ढील दी है और नई शर्तों को जारी कर दिया है, जिसमें अब प्रदेश में शराब की दुकानें खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही देहरादून अस्पताल में भी ओपीडी खोलने के निर्देश दिए गए हैं। और जो फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए पूरे देश भर में अब कर्फ्यू खुलने लगा है, तो वहीं मेट्रो सेवा फिर एक बार बहाल कर दी गई है। आप नोएडा और लखनऊ की 2 तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर मेट्रो अब सर पर दौड़ती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ देखिए उत्तराखंड में भी कुछ इसी तरीके के अब हालात हैं। कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा रही है और अब शराब की दुकानें खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ आज से ओपीडी भी शुरू कर दी गई है।